हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डच डिजीज फेनोमेनन के बारे में। हम डिटेल में जानेंगे ये फेनोमेनन क्या है और क्यों होता है। तो पहली बात तो ये कोई बीमारी नहीं है पोलियो की तरह या कोविड 19 की तरह जो लोगों में फैलती है। दिस इज बेसिकली एन इकोनॉमिक फेनोमेनन। अब यहाँ पे होता क्या है कि इकोनॉमी का कोई एक सेक्टर है, खास करके नेचुरल रिसोर्सेज का सेक्टर। उसमें रैपिडली डेवलपमेंट होती है, यानी कि कोई नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवर हुए कंट्री में, एंड उसकी वजह से जो दूसरे सेक्टर्स हैं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग, उसमें एक डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अब होता ये है एग्जैक्टली कि अगर किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवर हुए हैं और वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो दुनिया भर में कंज्यूम होते हैं, तो वो कंट्री उन रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा। एंड उसके एक्सपोर्ट की वजह से उस कंट्री का जो डोमेस्टिक करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगता है। अब इसकी वजह से एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट होती है। पैराडॉक्सिकल इसलिए है क्योंकि जिस रिसोर्सेज को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस सेक्टर का तो अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें डिक्लाइन शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके चक्कर में जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट करेगी तो ऑब्वियसली आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे, यानी कि वो फॉरेन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव या महंगे हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी डिक्लाइन करना शुरू कर जाता है। इस टर्म को पहली बार 1977 में द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के आर्टिकल में टर्म किया गया था, कॉइन किया गया था बेसिकली। ये फेनोमेनन जो है इसको डस्ट डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेदरलैंड्स में शुरू हुआ था, मतलब नेदरलैंड्स के फेनोमेनन में ये देखा गया था, वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था। नेदरलैंड्स में 1959 में काफ़ी बड़े नेचुरल गैस फील्ड्स डिस्कवर हुए थे। यूरोप में बहुत कम कंट्रीज हैं जहाँ पे नेचुरल गैस रिजर्व इतने ज़्यादा हैं, एंड नेदरलैंड्स इज़ वन ऑफ देम। तो 1959 में नेदरलैंड्स में नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर होते हैं। अगले 15 से 20 सालों में नेदरलैंड्स उनको एक्सपोर्ट करना शुरू करता है और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी कमाने लगता है। अब डच इकोनॉमी की रेवेन्यू तो इंक्रीज होने लगी नेचुरल गैस की वजह से, लेकिन उनकी जब करेंसी अप्रिशिएट करने लगी, इसकी वजह से हुआ ये कि बहुत सारा कैपिटल इन्फ्लक्स तो होने लगा, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे सेक्टर्स हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है अगर किसी कंट्री की करेंसी ज़्यादा अप्रिशिएट करे। तो जो नीदरलैंड्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसमें एक डिक्लाइन शुरू हुआ, जिसकी वजह से हायर अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई। तो ओवरऑल जो उस कंट्री की इकोनॉमी था उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन एज वेल। ये जो डच डिजीज फेनोमेनन है ये देखा गया है उन इकोनॉमीज में जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं या वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं, एंड इसीलिए ये जो पैराडॉक्स है ये एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में जिसको कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। ये पैराडॉक्स उस कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करता है वो इसलिए क्योंकि जो कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल है वो ये कहता है कि कोई भी जो कंट्री है उसे उस इंडस्ट्री में फोकस करना चाहिए जिस इंडस्ट्री में उस कंट्री के लोग स्पेशलाइज करते हैं। तो यानी कि अगर कोई कंट्री मान लीजिए ऑयल एंड गैस में रिच, रिसोर्स रिच है, जैसे रशिया है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, तो ये मॉडल कहता है कि इन कंट्रीज को जो है अपने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए अमीर होने के लिए। लेकिन डच डिजीज फेनोमेनन जो है इस मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जो डच डिजीज फेनोमेनन है वो कैसे अफेक्ट करता है इकोनॉमी को, ये समझने का एक एग्जांपल है माइनिंग इंडस्ट्री से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माइनिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की मशीनरी और इक्विपमेंट यूज़ होता है, एंड इसीलिए ये ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं होते। इसमें लिमिटेड लेबर चाहिए होता है और वैसा ही लेबर चाहिए होता है जिसके पास एक तरीके का स्पेसिफिक स्किल सेट हो। अगर माइनिंग इंडस्ट्री में काम करना है तो कुछ स्पेसिफिक इंजीनियर्स चाहिए होंगे। ऑयल एंड गैस में काम करना है तो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के हिसाब से आपको इंजीनियर्स चाहिए होंगे। इसीलिए होता ही है कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उस कंट्री में वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, एंड बाकी इंडस्ट्रीज को वो इग्नोर करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इस रिसोर्स में इन्वेस्ट करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू वो कमा सकते हैं। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि डच डिजीज फेनोमेनन क्या है और ये कैसे कंट्रीज की इकोनॉमीज को अफेक्ट करता है जो रिसोर्स रिच हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस फेनोमेनन को अवॉइड करने का कोई तरीका है। तो इसका जवाब है हाँ, इस फेनोमेनन को अवॉइड कर सकते हैं जो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं। इसका पहला तरीका होता है कि आप जो डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन है उसको डिसरेलेट कर दो। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा सऊदी अरेबिया एंड यूएई का। ये दोनों कंट्रीज ऑयल एंड गैस में काफ़ी रिच हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमाती हैं ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करके। तो इन कंट्रीज ने क्या किया हुआ है कि इन्होंने सॉवरेन वेल्थ फंड क्रिएट किए हुए हैं, एंड ये मल्टीपल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं।
अगर आप लोग न्यूज़ अपडेट फॉलो करें तो सऊदी अरेबिया ने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जो इनके सॉवरेन वेल्थ फंड है, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में। तो इससे होता ये है कि जो इनका इन्फ्लोज है मतलब कैपिटल का, जो ऑयल एंड गैस जैसे ये दोनों कंट्रीज कमा रही हैं, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये दूसरी जगह उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि रुपी आई मीन जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन कैसे होता है। अगर करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो फिर वो करेंसी अप्रिशिएट करेगी, एंड अगर उसकी डिमांड कम है तो वो डिप्रिशिएट करेगी। तो यहाँ पे ये कंट्रीज क्या कर रहे हैं कि जो इनका खूब सारा रेवेन्यूज आ रहा है ऑयल एंड गैस से, उसको ये दूसरी जगह इन्वेस्ट करके बैलेंस आउट कर रहे हैं, ताकि इनका जो डोमेस्टिक करेंसी वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी ना करे लेकिन एट द सेम टाइम डिप्रिशिएट भी ना करे। दूसरा तरीका ये हो सकता है अवॉइड करने का कि आप अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करो। कंट्रीज को मालूम है कि अगर वो रिसोर्स रिच है तो वो वाला जो इंडस्ट्री है वो तो अच्छे से ग्रो करेगा ही करेगा, लेकिन उस उस रिसोर्स को एक्सपोर्ट करके जो रेवेन्यू आ रहा है उसको अगर गवर्नमेंट उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे जो लैक कर रहे हैं, तो इससे भी वो अपनी जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट चाहे तो ऑयल एंड गैस या माइनिंग से जो रेवेन्यू आ रहा है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको सब्सिडाइज करने में, ताकि वो भी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके। या फिर गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अपने जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्ट करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।